आज योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार ने, उनके पूरे मंत्रिमंडल ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में ही आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ त्रिवेणी पहुंचे और केवल डुबकी नहीं लगाई, गंगा के सानिध्य में, गंगा की गोद में क्रीड़ा भी हुई। आनंद का दृश्य। और इससे एक संदेश जो सनातन का जाता है वो तो जाता ही है, एक राजनीतिक संदेश भी गया। क्योंकि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कुछ मंत्री, सहयोगी दलों के मंत्रियों को लेकर नाना प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी कि आशीष पटेल ये यहां जा रहे हैं, राजभर वहां जा रहे हैं, निषाद यहां वहां जा रहे हैं, आदि आदि। आज संगम में सब उतरे एक साथ, क्या राजभर, क्या संजय निषाद, क्या आशीष पटेल। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने आशीष पटेल को और राजभर को और संजय निषाद को नाम लेके पूछा, पीछे क्यों छुपे हो, आगे आओ। अब छुपने और छुपाने का वक्त खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक संदेश चला गया। और उन लोगों को जो इन भाजपा के सहयोगी दलों से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा बैठे थे, उनके लिए आज नैराश्य का पर्व है, निराशा का दिन है। जिनको लग रहा था कि ना अब की हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के कई मित्र हमसे कहते थे कि ना भाई साहब अब की तो बिल्कुल आर पार हो जाएगा, मामला बिल्कुल पहुंच गया वहां जहां पहुंचना चाहिए। उनको आज का दृश्य निराश करेगा। उनको लगेगा कि अरे भाई ये तो बैक टू स्क्वायर वन हो गया, फिर उल्टे बास बरेली को। और दूसरी मजे की बात ये कि योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि हम कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक करेंगे। और ये पहली बार नहीं, 19 के कुंभ में भी बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल की कुंभ क्षेत्र में। इस बार फिर आज हुई। अखिलेश जी को इस पर आपत्ति है। वो कह रहे राजनीति है, कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेला क्षेत्र में राजनीति नहीं होना चाहिए, केवल धार्मिक चर्चा होनी चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि 19 में उनको आपत्ति थी कि नहीं थी सपा को, एक। और दूसरी बात ये, शायद याद नहीं रहा होगा, 1988 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1988 में उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ में ही संगम तट पे अपनी कैबिनेट की बैठक कर चुकी है। तब संगम, कहीं राजधानी से बाहर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, ये कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई परंपरा नहीं। सब जगह हो सकती है बैठक, क्यों नहीं हो सकती है? और जब सब जगह हो सकती है तो संगम पर क्यों नहीं हो सकती? विरोध हो, लेकिन विरोध के पीछे तर्क होना चाहिए, धड़कता फड़कता तर्क। और कल से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी महासमर में उतरेंगे। यहां उनको 14 चुनावी रैलियां करनी है। सोचिए, 70 विधानसभाओं का चुनाव है, उसमें 14 रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ। और मिल्कीपुर साथ में है, जहां अखिलेश जी और योगी जी दोनों को मेहनत करनी है। तो मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव में उतरने से पहले संगम में स्नान आचमन कर लिया, पूजन कर लिया त्रिवेणी का योगी आदित्यनाथ ने। अब एक सूचना और भी रहनी चाहिए राजनीतिक लोगों के पास कि 5 तारीख को, यानी जिस दिन मिल्कीपुर में वोट पड़ रहा होगा और दिल्ली में वोट पड़ रहा होगा, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिवेणी में स्नान कर रहे होंगे, संगम पर स्नान कर रहे होंगे इस महाकुंभ में।
अब जिनको आपत्ति हो उनको इस पर भी आपत्ति हो सकती है कि 5 तारीख ही क्यों। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया अभी से कि 5 तारीख ही क्यों 5 तारीख पर रोक है क्या? 5 तारीख को कोई स्नान नहीं कर सकता गंगा में, त्रिवेणी में? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन अब संगम पर सियासत शुरू हो गई है। एक और भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ उसके विरोधी दल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। महाकुंभ में संगम किनारे उमड़े श्रद्धालुओं के साथ बुधवार को सूबे की सरकार भी महाकुंभ में उतर आई। बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम साथियों सहित संगम में पहुंचे सीएम योगी ने महाकुंभ में ही कैबिनेट मीटिंग भी की। इस कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। और तो और राष्ट्रीय लोक दल से लेकर राजभर, संजय निषाद से लेकर आशीष पटेल तक सभी सहयोगियों को साधना नहीं भूले सीएम योगी। यहाँ पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। संगम किनारे कैबिनेट की मीटिंग के मायने निकाले जाने लगे। कुंभ को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ में कैबिनेट मीटिंग पर भी सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ राजनीतिक कार्यक्रम की जगह नहीं है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। वहीं साल 2019 कुंभ में भी सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार महाकुंभ में भी कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। भव्य स्नान हुआ और आज का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्री परिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। देखिए, धार्मिक परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोगों ने स्नान किया है और पूरे देश ने, पूरी दुनिया को भी संदेश दिया है कि आइए कुंभ स्नान करिए और महाकुंभ का जो आनंद है उसको उठाइए। भव्य और दिव्य महाकुंभ के जरिए संदेश दे रही योगी सरकार के इस स्नान ने भी सियासी घमासान बढ़ा दिया। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहा। लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिस तरह की इंतजाम होने चाहिए थे वो 100% नहीं है और ये कुंभ का मेला हमेशा होता आया है, ऐसा है नहीं कि पहली बार हो रहा है। बहरहाल योगी सरकार ने संगम किनारे कैबिनेट मीटिंग के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया। वहीं अखिलेश यादव ने कुंभ में कैबिनेट पर सवाल उठाकर भी घमासान बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि सीएम योगी का कुंभ स्नान क्या 2027 का है प्लान? सवाल यह भी है कि सरकार ने तो चल दिया दांव, अखिलेश यादव को क्यों तनाव? संगम के तट पर कैबिनेट क्यों नहीं हो सकती? बड़ा सवाल है।
कैबिनेट कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती, इसका कोई विधान नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, ना कोई संवैधानिक बाध्यता है कि कैबिनेट केवल राजधानी में ही होगी। कैबिनेट कहीं भी हो सकती है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। अशोक जी अभी हरिद्वार में नहा के आए हैं गंगा। तो नावेश शिकोह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेश शिकोह जी का स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का भी बहुत बहुत स्वागत। नावेश शिकोह, आपसे बात शुरू करूंगा। संगम में के तट पर कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हो सकती? मैंने बताया कि 1988 में इसी संगम के तट पर, संगम तो बदला नहीं, इसी संगम के तट पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। कोई नियम है, कोई कायदा है, कोई कानून है कि संगम में नहीं हो सकती? जी ऐसा कुछ भी नहीं। फिर आपत्ति क्यों है? एक मिनट, अगर संगम में राजनीतिक लोगों की मूर्तियां लग सकती हैं क्या, तो फिर ये होने में क्या समस्या है बैठक? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, और ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो अपनी कैबिनेट की बैठक कहां करे। कोई जरूरी नहीं कि एनेक्सी में हो, लोक भवन में हो। ये ऐसा कहीं कानून नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है। जहां सुविधाजनक हो वहां कैबिनेट की बैठक हो। कोई भी बैठक कहीं भी कर सकता है, और कैबिनेट की बैठक भी कहीं भी हो सकती है। मैं समझता हूं इस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी, ये विपक्ष ये कह रहा है कि राजनीतिक इससे रोटियां सेकी जा रही हैं, तो आप उस पर रिएक्ट करके आप उस रोटियों को और भी स्वादिष्ट बनाए दे रहे हो, उसको और भी आगे बढ़ाए दे रहे हो। भाई मुख्यमंत्री होता है, उसका विवेकाधिकार होता है। और कैबिनेट की बैठक अगर कुंभ में हो रही है, तो मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को की एक सुखद अनुभूति करेंगे कि कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है संगम का तट और महाकुंभ, और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक चेतना है इस देश की, जिससे देश दुनिया प्रेरित हो रही है। दुनिया हमारे इस आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन की तरफ देख रही है। पर्यटन बढ़ रहा है, तमाम इससे खूबियां। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठाया है तो ये उसके लिए ही अनहित होगा, योगी के लिए अनहित इस तरह का सवाल नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हम ये चयन नहीं कर पाते कौन सा सवाल उठाएं, कई बार रॉन्ग नंबर डायल हो जाता है। डॉक्टर नीति शर्मा, कुंभ में संगम के तट पर कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक है। स्वाभाविक है, वोट से चुनी हुई हर चीज को आप राजनीतिक कह सकते हैं, लेकिन जनता के वोट से चुनी हुई सरकार जनता के सबसे बड़े समारोह में क्यों नहीं उपस्थित हो सकती? इससे बड़ा समारोह तो प्लेनेट पर कोई नहीं दूसरा जनता का। जनता की भागीदारी वाला इससे बड़ा समागम धरती पर नहीं कोई दूसरा, तो वहां सरकार क्यों नहीं खड़ी हो सकती? नीति जी। मिताब जी, आपको, आपके पैनल पे सभी गेस्ट्स को और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जय हिंद और जय सनातन। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ, अभी डिंपल जी की आप बाइट सुना रहे थे कि कुंभ हर साल आता है। ना मेरे पुरखे, ना आपके पुरखे, ना डिंपल जी के पुरखे, ना हमारे आने वाली पीढ़ी गुरु का जो 12 वर्षों में गोचर वृषभ राशि में और 144 वर्ष के बाद ये जो महाकुंभ का पर्व और इसका सौभाग्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को मिला है, ये तो कुछ उनका प्रारब्ध ही है और हम सबका प्रारब्ध है कि हम इस महाकुंभ का साक्षात्कार देख पा रहे हैं। पूरे विश्व जो है आज संगम के सम्मोहन से मंत्रमुग्ध हो चुका है। पूरा विश्व, राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, पूरा विश्व में ये धर्म ध्वजा सनातन की लहरा रही है। और आज अगर धर्म क्षेत्र से, ये कुरुक्षेत्र से उस धर्म ध्वजा के नीचे अगर योगी जी वहां से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के विकास की गाथा, राष्ट्र की गति को आगे बढ़ा रहे हैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, तो इससे तो शुभ घड़ी और इससे शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता कि राष्ट्र निर्माण की अगर गति कुंभ जैसे दिव्य इस अलौकिक भूमि से हो रही है, संगम की भूमि से हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो हम परिकल्पना राष्ट्र के विश्व गुरु की करते हैं, सनातन के सम्मान की करते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली पड़ है। अगर राजनीति धर्म नीति से चलती है तो उससे अच्छी राजनीति तो हो ही नहीं सकती अमिताभ जी। लेकिन विपक्ष की समस्या क्या है कि ये द्वेष की राजनीति है,
ये जो ईर्ष्या की राजनीति है, ये जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जातिवाद में पीढ़ियों में बांटने जाके देखिए संगम में, स्वर्ण वर्ण हो, श्याम वर्ण हो, कोई ओबीसी हो, एससी हो, अगला हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, नेता हो, धनाढ़ व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सारी सीमाएं तोड़ के एकात्मता और सम्मान के साथ कैसे सब एक साथ इस आस्था की डुबकी लगा के विश्व में सनातन की ध्वजा लहरा रहे हैं, तो आज इनको दर्द हो रहा है। कुंभ 9.5 करोड़ से ऊपर आज संगम में लोग स्नान कर चुके हैं। केवल 16 लाख की आबादी वाला प्रयागराज, और वहां पे जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, वहां पे जो सेवा कर्मी हैं, उनके बच्चों की तक, चाहे वो किसी क्षेत्र के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, उनके बच्चों की तक की शिक्षा का व्यवस्था वहां पे कर रखी है। वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज देखिए, आप देश भर से, विश्व भर से लोगों के अश्रु देखिए। नीतीश जी अभी रोकेंगे, डूब रहे हैं जी दोबारा मैं लाते हैं लेकिन एक चीज और बताऊंगी अमिताभ जी, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, सेना के शौर्य पे प्रश्न उठाए, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाए, सनातन के उन्मूलन का जो बात करते हैं, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, वो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं, उनके पेट में तो इस गौरवशाली पलों को जब देश जीतता है तो दर्द हो रही है। ठीक है नीतीश जी। अशोक भाई, आप उस वक्त जुड़े नहीं थे, मैं इसका जिक्र कर चुका था कि अशोक भाई हरिद्वार में गंगा नहा के आए हैं, इसका उल्लेख कर चुका था। हाँ, मैं निगाह रखता हूँ। ये विषय तो है ही कि अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कहा। कई बार रॉन्ग नंबर डायल हो जाता। नेता कितना भी बड़ा हो, वक्त सबका ऊपर नीचे होता है ना। चंद्रमा मन सो जाता तक्षत सूर्यो रजायता, क्या तो चंद्रमा मन का स्वामी है, कहीं गड़बड़ हो गया चंद्रमा तो गलत बात बुलवा देता है कि कुंभ में कैबिनेट क्यों। लेकिन आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। हम और आप थे, आशीष कुछ बोले थे, तो उस दिन आप गजब ऊर्जान्वित थे और आपने कहा था ना अब की ये लोग अमिताभ जी सरकार से उतारने वाले लोग हैं, क्या इतने बहादुर हैं। आज योगी जी ने कहा कि भाई आशीष कहाँ है, राजभर कहाँ है, निषाद राज कहाँ है, अनिल कहाँ है, क्यों पीछे छुप रहे हो, आओ आगे। वो सब गंगा में छप छप नहाए साथ। तो वो मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे, आपको अगर याद हो, मैंने कहा था अशोक भाई आप ज्यादा उम्मीद बांध लिए क्या। अब वो गंगा के शीतल जल में सब ठंडे हो गए नहीं अशोक जी। देखिए कैबिनेट में नहाने का, अरे कैबिनेट छोड़ो, अरे न कैबिनेट छोड़ो भैया, वो माइक पर सब लोग अपने अपने हिस्से का बयान दे जारी कर रहे हैं ताकि आप कोई गलतफहमी ना फैला दो। वो सब कह रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में अखिल विश्व में पताका फहरा रही है। केवल नहाए नहीं, खेले भी हैं ये गंगा में भैया, छपक छप छप छपक छप छप। मैं कह रहा हूं आपके सपनों पर ये लोग इतनी जल्दी क्यों तुषारापात कर देते हैं। मानसून ऑफर दिया था आपने, 100 लाओ सीएम बनो, आप लोग क्यों दांव लगाते हो बार बार अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए दांव लगाने का बात नहीं है, बात है जब कोई भी उनके सहयोगी दल का नेता मंत्री अगर सवाल उठाता है तो उस पर विपक्ष होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि जो चीजें सही वो उठा रहे उस बात को इंपावर करना, उस बात को सही करना। अगर उनका विधायक, आप उनकी बात को इंपावर नहीं करते, आप उनको इंपावर करने लगते हो, वही धोखा खा जाते हो। बात को करो तो दिक्कत है, आप उनको इंपावर करने लगते हो कि 100 लाओ सीएम बन जाओ। नहीं वो देखिए, जो 100 लाओ सीएम बन जाओ का ऑफर तब था जब वो इधर उधर धक्के खा रहे थे मौर्य जी, तब तो ऑफर चल ही रहा था उनके लिए। अब वो धक्के खाने के बाद भी नहीं ला पाए 100, तो अब अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर तो रहता नहीं है भाई, सीमित ऑफर रहता है हर चीज का। तो बेचारे जो है थक हार गए, तो जब ऑफर लेने वाला थक गया तो हम तो देने वाले थे, हम तो झोली खोल के बैठे थे। तो ऑफर लेने वाला तो बंदरों की तरह कूद फांद के थक गया, तो हमने ऑफर बंद कर दिया, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बात आपने कहा नहीं, अच्छा आपने निषाद पटेल और राजभर में भी तो आप सोमवार, हर सोमवार मंगल बुध कभी न कभी दांव लगाते रहते हो। नहीं तो ये लोग देखिए कि कांटा फेंकते रहते हो कि देखे मछली फंसी कि नहीं फंसी। देखिए निषाद जी की बात अगर आप करिए तो अभी निषाद जी और पटेल जी एक साथ एक मंच शेयर किए थे, तो आपको तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पता रहती हैं। निषाद जी और आशीष पटेल जी ने एक मंच शेयर किया था और बाकायदे वहां उन्होंने हुंकार भी भरी थी
और कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम किसी से दबेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही है। देखिए जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा अमिताभ जी, तो जिसके जिसके समस्या है वो समस्याएं विकराल रूप धारण करते हुए आएंगे। अभी देखिए मणिपुर में एक चीज सामने आई गई, जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया बीरेन्द्र सिंह की सरकार से। तो ये सारी चीजें अब होती रहेंगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा 2027 का, ये सब चीजें होती रहेंगी। सवाल जो आपने उठाया है महाकुंभ को लेकर के और वहां पे कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के, उसमें ज्यादा नहीं, मुझे 2 लाइन कहना है कि देखिए एक शब्द होता नियति, तो व्यक्ति की नियत क्या है, नियत अगर उनकी नियति भगवान राम मंदिर में नहीं है, उनकी नियति भगवान राम मंदिर के नाम पे राजनीति का अखाड़ा क्रिएट करने की थी, तो उनकी नियति पे भगवान ने कुठाराघात किया। अयोध्या बिहार है 400 से बहुत नीचे भी आ गए। उनकी नियति अगर महाकुंभ में श्रद्धा को लेकर है तब तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपना कोई भी राजनीतिक कदम, अमिताभ जी, कोई भी सिंगल राजनीतिक कदम, चाहे माँ गंगा के लेकर के आप सुन लीजिए भाषण, या भगवान राम को लेकर के देख लीजिए, या महाकुंभ को लेकर के देख लीजिए, या गाय को लेकर के देख लीजिए, कोई भी ऐसा धार्मिक जो कार्यक्रम इनका होता है अमिताभ जी, उसमें इनकी नियत साफ नहीं रहती है, हर चीज के पीछे कुटिल चाल रहती है। ठीक है अशोक भाई, ठीक। मैं प्रशांत जी के पास आऊं, फिर आऊंगा अशोक जी के पास। राजनीतिक लोग जब दूसरे दल के लिए ऐसा कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं जो राजनीति में आया है वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? गजब बात है। जैसे डॉक्टर से कहो डॉक्टरी कर रहे हैं, वकील से कहो वकालत कर रहे हैं, अरे वो क्या और क्या करेगा? वही राजनेता राजनीति करेगा ना। बोले ये डॉक्टर ठीक नहीं, क्यों? बोले डॉक्टरी करता है। अरे तो क्या मूंगफली बेचे? बोले वकील भी बौड़ा में, बोलो क्यों? बोले वकालत करता है। तो क्या करे? चना मुरमुरा बेचे कासगंज में। मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्रों को सलाह दूंगा, 27 में कुछ उठापटक हो जाए अलग बात है, चुनाव से 3 महीना पहले, अशोक जी लिख लेना मेरी बात कापी में, क्या नहीं दिमाग में, उससे पहले कुछ नहीं होना। आपने कहा उनने निषाद और किसने मंच शेयर किया और होंकार भरी, कितनी भी होंकार भर लें, कितनी भी गर्जना कर लें, कितना भी गदा हाथ में लेके कूदें, क्या जब आमने सामने पड़ेंगे तो साक्षात बिल्कुल बोले ना जो आदेश करो। क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है महाराज? आप बेमतलब गुनाह बेलज्जत हो जाते हो, आप एक्सपोज ना करो अपने को। आपने आशीष पटेल से कितनी उम्मीदें बांध रखी थी, वो गंगा के जल में बह गई सब। इतने देख तो लो कि कहां उम्मीद लगाएं। प्रशांत जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि कुंभ और संगम तट पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कैबिनेट राजनीतिक कार्यक्रम है, वो वहां संगम के तट पर क्यों हुआ? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जहां तक देखिए राजनीति का प्रश्न है, राजनीति तो भारत में कोई ऐसा नहीं कि 1947 से हो रही है, 1950 से हो रही है। राजनीति तो हजारों साल से होती है, जब राजे रजवाड़े होते तभी राजनीति होती थी। और भारत में राजनीति सदैव धर्म दंड की ध्वजा के नीचे ही चली है और आज भी चलेगी। भले संविधान में प्रस्तावना में सेकुलर लिख देने से देश थोड़ा सेकुलर हो जाता है, वो तो शब्द लिखने से तो कुछ होता नहीं है, पहले भी चलती थी, आज भी धर्म दंड से धर्म के आधार पर चलती है। और जिस देश के राजा ही सन्यासी हों, योगी जी तो आधिकारिक तौर पर सन्यासी हैं और मोदी जी चूंकि भगवा वस्त्र नहीं पहनते, आधिकारिक तौर पर सन्यासी, लेकिन उनका जीवन तो पूरा सन्यासी वाला ही रहा है, तो वो भी धर्म और संस्कृत को ही लेकर के मोदी जी चलते हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और योगी जी तो आधिकारिक तौर पे है ही हैं, तो इसमें कोई छिपी बात तो है नहीं। अयोध्या में भी कैबिनेट बैठक हुई है और योगी जी तो जाते रहते हैं अयोध्या, जब वो राम मंदिर का डिसीजन नहीं आया उसके पहले जो 2 साल तक 50 बार गए, कुंभ गए, मोदी जी लगातार मंदिर जाते रहते हैं। तो धर्म और संस्कृत को तो लेकर के हमारी सरकार सदैव चल रही है। मोदी जी जब वहां दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं राजनीतिक दौरे पर, वहां पे वो मंदिर बनवा के आए। दुबई और अबू धाबी मंदिर बनवा के मोदी जी आए ना, उन्हीं के प्रयासों से जमीन मिली और इस्कॉन ने वहां पे मंदिर बनवाया। तो इसमें कौन सी नई बात है? और कम से कम उन लोगों को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो वहां पे अभी हरिद्वार जाके फोटो सेशन करा रहे थे, गए थे चाचा जी की अस्थियां प्रवाहित करने, वहां पे फोटो सेशन करवा दिए कि देखो उन्होंने गंगा जी में नहाया। तो जो लोग मतलब मृत्यु का एक संस्कार, जो 16 संस्कार होता है हमारा हिंदू समाज का, उस काम में भी वो लोग राजनीति कर रहे थे, उसमें फोटो खिंचा रहे थे कि देखो गंगा जी नहा के आए। असली बात तो बाद में आई कि नहीं, वो तो अस्थियां प्रवाहित करने गए थे, उसमें गंगा नहाने लगे।
तो वो कौन सी नीति थी? लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है, जाना चाहिए। डिम्पल जी भी करती हैं, नवरात्र में पूजा करती हैं, कन्या भोज कराती हैं, बहुत अच्छी बात है, फोटोग्राफ वगैरह डालती हैं, तो वो कौन सी नीति है? तो देखिए, आप धर्म से तो भारत में रह करके धर्म नीति से तो आप दूर रह नहीं सकते। आप व्यक्तिगत जीवन में कोई भी धर्म का अपना पालन करते हो, लेकिन आप धार्मिक रीति रिवाज से, धर्म कर्म से तो रह नहीं सकते। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैंने भी कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं, सामाजिक संस्था तो है नहीं, राजनीति है ना, पॉलिटिकल पार्टी। इसमें एक्ट में अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड, तो राजनीति करेगी निश्चित तौर पर। और रही बात जेडीयू की, और उनकी आप बात मत छोड़िए, जेडीयू ने अभी झारखंड में हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, जेडीयू और एलजेपी में, दिल्ली में भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, एक सीटों पर दोनों लोग चुनाव लड़ रही हैं। और जो ऑफर दे रहे हैं उन्होंने 2022 का हास्य देख चुका है। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नाव छोड़ी वो सब नाव में डूब गए। भारतीय जनता पार्टी की नाव फिर भी 2022 के चुनाव पार हो गई बिल्कुल अच्छे बनते से, और जो नाव में कूदे थे फिर वापस आए। तो ये सब हम आप लोग चिंता करिए कि आपकी नाव कौन छोड़ रहा है। हमारी नाव बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी नाव बिल्कुल पार जाएगी, हमारी सरकार कोई खतरा नहीं। आप लोग बस ऐसे ख्याली पुलाव करते रहिए। और जो लोग कभी अयोध्या का नाम नहीं लेते थे, आज फैजाबाद लोग सौ को अयोध्या चिल्ला रहे, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसको भूल गए। अभी मिल्कीपुर आने दीजिए, मिल्कीपुर में भी आपको याद आ जाएगा। अभी जो संभल की सीट पे कुंदरकी में हुआ, कुंदरकी के ये लोग नाम भूल गए हैं क्योंकि इनके पैरों से जमीन खिसक गई है। जो मुस्लिम वोट जिनको ये लोग बपौती मानते थे, 1 लाख मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी वोट दिया विकास के नाम पर, तो इसलिए सब ये ड्रामेबाजी हो रही है। जब ये बात ठीक कही प्रशांत पटेल ने, जब मित्रसेन यादव वहाँ से जीता करते थे फैजाबाद से, तो विपक्षी शिविर का कोई भी नेता उसको अयोध्या नहीं बोलता था, सब फैजाबाद बोलते थे। इवन मित्रसेन भी 90 को, तब उसको कोई अयोध्या नहीं बोलता था, सब फैजाबाद बोलते थे। क्या अब सब अयोध्या बोल रहे हैं, तो कुछ तो बदला, रामलला का कुछ तो प्रभाव है नहीं? मित्रसेन यादव के दौर का याद कर लो सीन। एक चीज मुझे याद आती है कि पुरानी संसद में, लोकसभा के सदन के भीतर जो अध्यक्ष का आसन था, अशोक जी आप भी थोड़ा गौर करिए, उस आसन के ऊपर लिखा था लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन लोकसभा 90 को, और उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष। उसके आसन के, उनके आसन के ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। ये सारी व्यवस्था किसके लिए? धर्म के चक्र के प्रवर्तन, मतलब चलते रहने के लिए। ये भारत का मूल मंत्र है। उस भारत में पूछा जा रहा है कि संगम में कैबिनेट क्यों कर ली। खैर वो विषय तो है। मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो अभी कुछ दिनों पहले अतिरिक्त उत्साह में आ गई थी, भाजपा के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनको लेकर, मुझे लग रहा है इस संगम स्नान ने उस अतिरिक्त उत्साह की भी हवा निकाल दी। जाहिर सी बात है कि अब एक संदेश भी दे दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं। मुख्य बात यह है कि जो सवाल उठ रहा है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की 3 पहचाने हैं, सब जानते हैं। वो योगी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, और वो राजनेता है। जाहिर सी बात है कि एक योगी मुख्यमंत्री है और महाकुंभ हो रहा है, तो कुछ बेहतर तो होगा ही। अन्य मुख्यमंत्री अगर कोई होता और महाकुंभ हो रहा होता, तो इतनी तवज्जो मुख्यमंत्री थोड़ी देता जितना योगी आदित्यनाथ है। उसकी तैयारी से लेकर, और लगातार चक्कर काट रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के हित में कुछ ज्यादा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? वो योगी हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं और वहां पर वो पूरी तरह से डेरा डाले, तो कैबिनेट उन्होंने बुला ली, स्वाभाविक बात है, वहां समय दे रहे हैं। और उनके कैबिनेट के साथ ही भी एक 2 in 1 काम हो जाएगा, कैबिनेट भी हो जाएगी और उनको कुंभ में आना ही था, तो इसमें कोई इतराज की बात नहीं है। दूसरी बात है कि वो राजनेता है, तो इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ भी हो तो स्वाभाविक बात है। एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो सनातन ऊर्जा से चलती है, इसमें क्या एतराज? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि गलत है या सही है। मैं एक पत्रकार की हैसियत से ये कतई नहीं कहूंगा कि भाजपा ये सही कहती है। ये भाजपा का आरोप है, समाजवादी सनातन धर्म के दुश्मन है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब हिंदू रीति रिवाज के कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है बड़ी भव्यता के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ,
ये आरोपों पर मोहर अखिलेश यादव जी क्यों ला रहे हैं? आपके पास बहुत कुछ है। अरे आप विषय, आपका जनता की परेशानियों पर सवाल उठाइए। अमिताभ जी जो हैं वो एक संपादक हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, वो हम लोगों से पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ी पूछेंगे ना तुमने खिचड़ी खाई या तहरी खाई, अनावश्यक सवाल थोड़ी पूछेंगे। अखिलेश जी को पूछना चाहिए कितना रोजगार दिया, क्या समस्या हो गई, स्वास्थ्य की क्या है, नौकरियां क्या है। आपका जो स्पेस है वो ये है। आप धार्मिक मुद्दों पर बार बार सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आके अपना नुकसान क्यों उठाना चाहते हो? आप लड़ो योगी जी से, बिल्कुल कमियां होंगी सरकार में, आपका कर्तव्य आप उठाइए। ठीक है नवेद भाई, ये सवाल मैं अशोक जी से पूछूंगा कि आप गलत पिच पर बैटिंग करने क्यों आए। लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा, जिस देश में आज़ादी के बाद से और 2014 तक ये स्थिति बनी रही कि सरकारी खर्चे से सरकारी भवनों में रोज़ा इफ्तार होता रहा हो, वहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुंभ में कैबिनेट की बैठक क्यों हो गई। और जहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी टोपी पहनते हो और 4 खाने वाला गमछा और केले से लेके खजूर तक और रूह अफ़ज़े से लेके रबड़ी तक, जलेबी तक सब सरकारी पैसे से आती हो, वहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई ये लोग यहां क्यों आ गए कुंभ मेले में करने। नीति शर्मा जी, अमिताभ जी, आप जन्नत की हकीकत की बात कर रहे थे और यादव जी नीति और नियत की बात कर रहे थे। जहां नीति और नियत ऐसी हो कि राम मंदिर और कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हो और सरयू का रक्त जो है नदी है वो रक्त रंजित कर दी जाती हो, या नीति और नियत ऐसी हो जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हो और उसको कभी कोई अंकुश न लगाया जाता हो, जब नीति और नियत ऐसी हो कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया जाता हो, राम मंदिर के अस्तित्व को ठुकराया जाता हो, जब नीति और नियत ऐसी हो कि सनातन के उन्मूलन की बात करी जाती हो, जब नीति और नियत ऐसी हो जहां एक विशेष धर्म के तुष्टीकरण की बात करी जाती हो, जब नीति और नियत ऐसी हो कि समाज को जातिवाद में बांट के उसकी राजनीति करी जाती हो, तो वहां पे धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत विताम धर्मस्य तदात्मान सृजाने हम, जब जब धर्म की स्थापना के धर्म का बढ़ता है तो धर्म की स्थापना होती है। और आज उसी धर्म की क्षेत्र से अगर योगी जी राष्ट्र, आप राजनीति की बार बार बात कर रहे हैं, राजनीति का पर्याय क्या है, राजनीति का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की नीति, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की गति। अगर राष्ट्र की परिकल्पना 1947 से लेके 2047 तक की विश्व गुरु की संज्ञा के साथ उस विकास के विजन के साथ अगर हो रही है तो ये राजनीति नहीं है, राष्ट्र की विकास की नीति है। अगर उस नीति की जो गणना है, उसकी जो पूरा संचालन है अगर मंत्रिमंडल के साथ यहां से किया जाता है, और आप जैसे खुद ही बता रहे हैं किस प्रकार से रोजा इफ्तार की पार्टियां की जाती हैं, और आज ये काली कुंभ का आस्था का और सनातन संस्कृति के संरक्षण का गौरव का मेला नहीं है। इसके थ्रू कितना 360 डिग्री विकास हो रहा है, कितना रोजगार का सृजन हो रहा है, किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रयागराज और प्रयागराज के लोगों को और उसके पूरे जो एक रिलीजियस टूरिज्म है उसका विकास हो रहा है। आज दुनिया देश में इसलिए नहीं आती कि उसको ताजमहल का मकबरा देखना है, आज इसलिए आती है। ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा। ठीक है, राम मंदिर देखना है, उसको बहुत अच्छी से आपने अपनी बात रखी। ठीक है नीति, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव के पास चलूंगा। अशोक जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया? एक, और दूसरा मेरा विषय ये कि मेरे स्मृति में नहीं कि किसी इतने नजदीक के समय के राजनेता की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाई गई हो, ऐसा मेरे उस स्मृति में प्रसंग नहीं आता कोई दूसरा। जो आपके यहां हुआ है उस पर कुछ साधु संतों ने आपत्ति भी की कि भाई नेताओं की मूर्ति लगाने के लिए तमाम जगहें हैं कुंभ में, और वो भी भगवान कह के प्रचारित करना, कुछ लोगों ने आपत्ति की इस पर। अशोक जी, देखिए, राजनेताओं की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो को लेकर के जो आपने सवाल खड़ा किया, ये फोटो अलग चीज है, फोटो अलग चीज है। मैं प्रतिमा की बात कर रहा हूं, प्रतिमा, और प्रतिमा में माला फूल डाल के उसका वेदिका बना के वेदिका पे स्थापित करना और फिर ये कहना कि भाई भगवान की मूर्ति है, ऐसा मेरी स्मृति में कुंभ में कभी नहीं हुआ, मेरी स्मृति में। अशोक जी, पहले हुआ हो तो आप बताओ।
अमिताभ जी, अगर नेताजी को, जिसकी बात आप सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं, अगर नेताजी को समाज के लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि उनके जीवन में अगर आमूल चूल परिवर्तन किसी ने लाया है तो नेताजी की वजह से आया है, तो भगवान क्या होता है? भगवान यही होता है। भगवान से लोग मांगते हैं कि हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही सब चीजें भगवान से उम्मीद आदमी करता है, उसी वजह से पूजा पाठ तमाम बातें करता है। तो अगर समाज के इतने बड़े वर्ग को अगर ये सारी चीजें, जो चीजें की इच्छा वो भगवान से करता है, वो चीजें उनको अगर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा प्राप्त हुई, तो उनकी प्रतिमा लगाकर अगर वो उनको पूजा करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी आपने चूंकि वो प्रतिमा की बात आपने कर दी, एक लफंग जो जिसको नाम के आगे महंत लिखा जाता है उसको लफंग लोग कहते हैं, लफंगा। वो राजू दास ने जिस तरह से एक अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो और वो भी योगी सरकार के संरक्षण में। अगर हमारे छोटे से कार्यकर्ता अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बात लिख देते हैं, तुरंत अगले दिन सो मोटिव कॉग्निजेंस के तहत पुलिस उनके दरवाजे पहुंच जाती, उठा के लाके बंद कर देती है। और इतनी बड़ी गंदी बात लिखा उस लफंगा राजू दास ने, और पुलिस को कोई संज्ञान नहीं हुआ, एक FIR तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि योगी सरकार के पूरी मंशा है कि नेताजी की छवि को कलंकित किया जाए, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स पास करने वालों को संरक्षित किया जाए। तो ये सारी चीजें अगर हैं अमिताभ जी, मुझे लगता है ये सारी चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अमिताभ जी, अगर कोई समाज का बड़ा वर्ग अगर सम्मान देना चाहते हैं, अशोक जी ठीक, एक मिनट रुकना होगा। दो बातें हैं। जो टिप्पणी नेताजी पर की गई अभद्र, वो अस्वीकार्य है, हर सूरत में अस्वीकार्य है। ऐसे सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं। ये मेरा स्टैंड। अशोक जी, अब आते हैं मूल बात पर। ठीक, अगर यही पैमाना हो जाएगा कि भाई कुछ लोग मानते हैं कि हमारा जीवन इनके कारण अच्छा हुआ, तो कम से कम 10,000 मूर्तियां कुंभ में लगानी पड़ेंगी देश भर से। हर जगह अपने अपने राजनीति के बड़े चेहरे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री पाठक को मानने वाले भी हैं, बिंदुश्री दुबे को मानने वाले भी हैं, विधान चंद्र राय को मानने वाले भी हैं, गोविंद वल्लभ पंत को मानने वाले भी हैं, नरेंद्र जी के मानने वाले हैं, वीर बहादुर के मानने वाले हैं। कितनी मूर्ति लगाएंगे कुंभ में? फिर तो कुंभ में मूर्ति संग्रहालय नहीं हो जाएगा कुंभ। अभी तो आक्षेप यही ना कि कुंभ में राजनेता राजनीति क्यों? अभी तो टोन ये सेट की जा रही है कि कुंभ में नेता ही क्यों? नवेद बाबू, तो जब नेता ही नहीं रखना है कुंभ में, तो फिर फोटो मूर्ति क्यों? मूर्ति के लिए स्मारक बने स्वागत, संग्रहालय बने स्वागत, बनना चाहिए। सामाजिक जीवन में उन लोगों का योगदान है, लेकिन मंदिर बने इस पर संदेह हो जाता है। यहां से संकट पैदा होता है, यहां से टकराव पैदा होता है। प्रशांत पटेल, स्थिति फिर वहीं आ गई कि भाई वो कह रहे कि नेताजी को सरकारी संरक्षण में अपमानित करवाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए, कुंभ में राजनीति की हवा तो इसी बात से निकल जाती है जब मुलायम सिंह यादव सेवा समिति द्वारा वहां पर जमीन भी ली गई, वहां पे उनकी मूर्ति लगाई गई। भाई वहां पे राजनीतिक व्यक्ति का क्या काम, राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति क्या काम? मुलायम सिंह जी राजनेता थे, निश्चित तौर पर बड़े राजनेता थे, कोई धार्मिक व्यक्ति थे नहीं, कोई साधु सन्यासी थे नहीं, ना ही भगवान थे। उनके फॉलोअर हो सकते हैं, तो कुंभ में उनका क्या स्थान किया? लेकिन फिर भी उनको जमीन दी गई, तो आप स्वयं वहां पे राजनीति करने के लिए उनकी मूर्ति लगवा रहे हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की दोहरी बातें जो हैं, इस तरह इनको शोभा नहीं देती हैं। और ये तो ये लोग हैं कि आज एक तरफ जो कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी के फॉलोअर होने का दावा करते हैं और उनकी कई बातों को झुठलाते हैं। तो वो बेचारे तब तो जीवन में है नहीं, स्वर्गवासी हो गए। ये कहते नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, जबकि उनको दो बयान हैं। नहीं, उन्होंने क्रेडिट लिया, उन्होंने कहा कि मैंने चलवाई गोली। हाँ, यस, ही सेड। दो बयान तो मैंने देखे मीडिया में और उनके यूट्यूब में। जब 14 में मैनपुरी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा, तब करहल में वहां पे बयान दिया। उसके बाद यहाँ पर जब अपर्णा यादव जी 2017 में कैंट से चुनाव लड़ रही थी, उसका तो वीडियो भी उपलब्ध है, अखबार भी उपलब्ध है, उन्होंने स्वयं बोला। अब आज इनके जो प्रवक्ता है, इनके फॉलोअर कह रहे नहीं, वो तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं।
तो आप लोग, ये लोग ऐसे झूठे लोग हैं, इनके मुलायम सिंह यादव जी के फॉलोअर बनने का दावा करते हैं, आप उनकी बातों को नहीं स्वीकार करते। भाई इतने तो कम से कम आप कॉन्फिडेंस रखिए, इतना तो होना चाहिए ना आपके अंदर कि उनकी बातों को मानिए। आप वो बेचारे है नहीं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उनको आप झूठा सिद्ध कर दे रहे हैं। और चूंकि आपकी घृणा है नृपेंद्र मिश्रा से, वो ब्राह्मण है, इसलिए उनको बस दोष देने लगते हैं कि उन्होंने गोली चलाई। किसी IAS अधिकारी की इतनी औकात होती है कि कोई निजी सचिव, कोई प्रमुख सचिव, कोई अवर सचिव अयोध्या में गोली छोड़ो डंडा चले कि नहीं चले इसका फैसला नहीं ले सकता, न तब न अब। अयोध्या में 2 बार गोली का प्रसंग आया। एक बार मुलायम सिंह जी के समय आया तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने गोली चलवाई, और एक बार कल्याण सिंह जी के समय में आया 6 दिसंबर 1992, तो कल्याण सिंह ने यहां भी कहा, जनता में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो कहा कि हां मेरे आदेश से गोली नहीं चली, कोई फट नहीं। और अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी के सम्मान की बात है तो कौन किसने कितना सम्मान किया है वो तो हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मीडिया करीब से देखा है। किस तरीके से मंच पर उनके स्वयं के बेटे अखिलेश यादव उनको धकियाया, उनके साथ बदतमीजी की, और जिस कांग्रेस पार्टी ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का भ्रष्टाचारी का दाग लगाया, 10 साल उनके ऊपर मुकदमा चला, उनको ब्लैकमेल करके कांग्रेस पार्टी ने यूपीए में समर्थन लिया, उसके साथ ये लोग गले मिल रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव से जो भ्रष्टाचार का दाग किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में CBI ने उनको क्लीन चिट दी कि नहीं कोई ऐसा मामला नहीं बनता। तो ये लोग तो इस तरह के दोगले तरह के लोग हैं। जब जीते जी उनको तो सम्मान अखिलेश यादव दे नहीं पाए, जीते जी उनकी पार्टी कब्जा कर ली। औरंगजेब तो इसलिए कहा जाता है ना, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को कैद करके उनकी सत्ता पे कब्जा कर लिया, ऐसे अखिलेश यादव थे औरंगजेब की तरह, उनके जीते जी उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिए। चुनाव आयोग तक विवाद चला, अपने चाचा को पार्टी से बाहर करवा दिया, उनके परिवार में टूटा हुआ। ये लोग अपने परिवार को रख नहीं सकते, अपने भाई और बहू को ये लोग रख नहीं पाए, उनके सम्मान की बात करते हैं। तब तक तो परिवार इस तरह से जब जैसे गुजरात में नरसंहार करने वाले, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता इस तरह से औरंगजेब की बात कर रहे हो। गुजरात में नरसंहार कराने वाले नरसंहारी आप लोग हो, और इतना भूल गए मानवता के हत्यारे तुम लोग हो यार। नरसंहारी तुम लोग हो, तुम लोग मानवता के हत्यारे हो, तुम लोग इंसानों के हत्यारे हो, तुम्हारी पार्टी पूरा इंसानों की हत्यारी है। गुजरात में नरसंहार कराया और आप दूसरे के लिए उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पार्टी से लेकर तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तुम्हारे सांसद, तुम्हारे लोग पूरे दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया, उनके हाथ से माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, सारे नेता उनको मंच से धकिया के दिखा दिया गया, चाचा को अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाला गया, उनके चाचा सिपाही चाचा जी को उनको पार्टी से दूसरी पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया। आज वो लोग नेताजी के सम्मान की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको भ्रष्टाचार का दाग लगाया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग गले मिलकर के चल रहे हैं। सम्मानजनक भाषा का जो इस्तेमाल लोग करना अपने सीखो। पिता के नहीं हुए, टीवी जो पे नहीं व्यक्ति अच्छी पिता लगती का नहीं हुआ, है, टीवी पे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत करना। अखिलेश यादव अपने पिता का नहीं हुआ, मेरे सामने अपना पिता का नहीं हुआ। इस्तेमाल नहीं करना। मुलायम सिंह जी ने स्वयं बोला कि मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर की। कोई पिता अगर ये कह दे अपने बेटे के लिए, उनको अफसोस था कि मैंने अखिलेश यादव को गलती की मुख्यमंत्री बना करके, जिसको उन्होंने बढ़ाया, चुनाव जीत करके 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसी बेटे ने, उसी कपूत ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पिता के जीवित रहते उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, आयु हो गई थी। और वो आज लोग सम्मान का ढोंग करते हैं। कैसे सम्मान का ढोंग करते हैं? जब पिता जीवित नहीं रहा उसको आप पानी पिला नहीं पाए, और जब वो स्वर्गवासी हो गए उनके आप सम्मान का ढोंग कर रहे हो। इंसानों के हत्यारे समाजवादी पार्टी और यहाँ पे अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी को जीता जी सम्मान नहीं दिया। कैसे बात करते हो सम्मान की बात? इस तरह से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी। प्रशांत पटेल किसी राजनेता के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी। हमें भी आता है उल्टा सीधा बोलना, जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया। नहीं आते अखिलेश यादव औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है, तुम्हारी जो अपने पिताजी का जीते जी सम्मान नहीं कर पाया। अब जो उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनका सम्मान का ढोंग कर रहा है। जब वो जीवित थे, कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे नेताजी, उनको नहीं जाने दिया। मायावती जी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को नहीं जाने दिया। ऐसे लोग हैं। मुलायम वजह से जबान कल्याण सिंह जी की अच्छी बातचीत थी, हम लोग जाना चाहते थे मरने पे आप राजनीति करते हैं। राजनीति की बात कर रहे हो, कल्याण सिंह जी के मरने पे आपने राजनीति ना कभी वो स्वयं फूल चढ़ाने गए, ना मुलायम सिंह जी को फूल चढ़ाने जाने दिया। कैसे सम्मान की बात करते हैं? मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, प्रशांत जी को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को। नाविद शिको, एक बात बताइए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, वहां से चलिए फिर बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर होते हुए हैं
शंकरराव चौहान महाराष्ट्र से, ऐसे MGR, करुणानिधि, जयललिता अपने अपने इलाके की महान नेता हुई, NTR, नंदमूरी तारक रामाराव, ये सब तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों के जो बड़े नेता हुए, क्या जिन्होंने 30-40 साल करोड़ों लोगों को सम्मोहन पाश में रखा अपने, फिर सबके फॉलोअर मांग करने लगेंगे कि हमारी मूर्ति लगाओ, हमारे उसकी, तो कुंभ की जमीन ही कम पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, फिर तो घाट तो रहेगा नहीं, फिर तो मूर्ति रहेगी और पानी रहेगा। इस देश ने गांधी की मूर्ति भी वहां नहीं लगाई, हर शहर में गांधी जी की मूर्ति है लगभग, लेकिन कुंभ में नहीं लगाई। इलाहाबाद में प्रयागराज में लगाई, उनके नाम पर एक मार्ग रखा, लेकिन त्रिवेणी में मूर्ति की क्या जरूरत राजनेता के? क्या ये चलन दूसरी दिशा में नहीं ले जाएगा चीजों को? फिर कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? पुरानी बात छोड़ो, नई उनके बराबर के देख लो, कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? नहीं, और फिर सब मूर्ति लगाने लगेंगे तब तो फिर भूल भुलैया हो जाएगा। नावेशी को जी बिल्कुल साफ वजह है, मुलायम सिंह जी की वहां पर मूर्ति लगी है, एक बहुत बड़े सनातन धर्म का आयोजन अनुष्ठान है, वहां मुलायम सिंह और पूरी दुनिया उसको देख रही है, विश्व प्रसिद्ध ये प्रोग्राम है, ये आयोजन है महाकुंभ, जिसको दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि सनातन धर्म के रक्षक मुलायम सिंह हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि मुलायम सिंह का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, ये बताइए कि हम लोग बोल रहे हैं और हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है कि महाकुंभ एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरा अनुशासन है, पूरी सुरक्षा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मुख्यमंत्री जी की निगरानी में हो रहा है, वो चक्कर काट रहे हैं वहां पर। हम स्कूल के मेले में भी स्टॉल लगाते थे तो एक फॉर्म भरवाया जाता था, यहाँ स्टोव ना हो, यहाँ पर अनावश्यक किसी से पैसा नहीं लिया जाए। इतनी बड़ी आयोजन समिति प्रतिमा लगाने की इजाजत देती है सेवा संस्थान की। ये प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का मुलायम सिंह यादव के प्रति। अरे अगर आपने इजाजत दी ही प्रतिमा लगाने की, ऐसे वहां परिंदा भी नहीं मार सकता है, अनुशासनहीनता हो ही नहीं सकती है। सेवा समिति को जब आपने अलर्ट किया, नावेद आपने बड़ा प्रश्न उठाया, एक मिनट, ठीक, आपने अब उठा दिया, अब आगे मत बोलो, आगे बोलोगे डाइल्यूट हो जाएगा। आपने प्रश्न मौजूद उठाया है, बड़ा उठाया है, मैं अशोक यादव से पूछूंगा इस बात और प्रशांत पटेल से भी, लेकिन नीति जी से एक दूसरे मिजाज का सवाल लूंगा, समय कम है। नीति जी, कि राजनेताओं की प्रतिमाओं का स्थान कुंभ नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं, आप क्या कहती हैं? राजनेताओं की प्रतिमाएं देश में लगें, स्वागत है, महान लोगों की प्रतिमाएं लगें, स्वागत है, राजाओं की प्रतिमाएं लगें, शिक्षाविदों की लगें, समाज सेवियों की लगें, अच्छा है, लेकिन प्रतिमा लगाने का स्थान भी देखा जाना चाहिए, नहीं? निश्चित रूप से। और ये प्रतिमा जो बोल रहे हैं कि आस्था में राजनीति डाल रहे हैं योगी सरकार जी, वहां से क्यों अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं या विकास को आगे लेके जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इन्होंने आस्था को तो राजनीति बना ही दिया। और अभी नावेद जी बोल रहे थे कि बिना परमिशन के वहां पे प्रतिमा नहीं लगाई जाती, तो मैं समझती हूँ ये कुंभ का वो अवसर था सारे ही राजनीतिक दलों के लिए कि अगर इसमें वो सकारात्मक भूमिका निभाते तो कहीं ना कहीं देश के सनातनियों के लिए उनके दिलों में जगह बनाते। लेकिन इनको क्योंकि सनातन से के उन्मूलन की सोच वाले व्यक्तियों को इस अवसर को भी इन्होंने अपने लिए आपदा में परिवर्तित कर दिया, मूर्ति की स्थापना करके इस प्रकार से उल्टे सीधे बयानबाजी देके कि पाप करने वाले ही कुंभ में जाके धोते हैं या कुंभ में नहाने से सर्दी लग जाएगी, कि प्रकार के नाना प्रकार के झूठे बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दलों के माध्यम से। तो ये दिखाता है कि कुंभ जैसे आस्था के इस विषय को, देश के इस विषय को भी अवसर की जगह इन्होंने आपदा अपने लिए निमंत्रण करके, तो पूर्ण रूप से राजनीतिकरण में इतना ये डूब चुके हैं कि ये अपने ही सेल्फ गोल करे जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से देश की समृद्धता। ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा। अशोक जी, नावेद को कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने आपको जमीन दी वहां और मूर्ति लगाने की परमिशन दी, इससे ज्यादा और इलू इलू क्या होगा? मैंने नावेद जी कह रहे मामला बिल्कुल अंदर खाने सेट है, और ये बात तो ठीक है, इतना कुंभ में भी समझता हूं कि मूर्ति तो नहीं लग सकती भाई साहब, हाँ, बिना परमिशन के मूर्ति तो नहीं लग सकती।
और लग जाती तो फिर आयोजकों का टेंट कैंसिल हो जाता। अशोक जी, तो कुछ है क्या मामला अंदर खाने? नहीं है भी तो बुरा नहीं, इसमें क्या समस्या है? अमिताभ जी, अंदर खाने का मामला मैंने इसके पहले ही बता दिया जी कि किस तरह से सत्ता के द्वारा संरक्षित करके नेताजी के खिलाफ मतलब आपने भी उसको क्रिटिसाइज किया। मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि इस तरह से सत्ता संरक्षित करके और नेताजी के खिलाफ इस तरह से नहीं, लेकिन मूर्ति तो उन्हीं की परमिशन से लगी ना, मूर्ति तो उन्हीं की किसके द्वारा परमिशन दिलवाई से। दिया? अरे मूर्ति, अशोक भैया, मूर्ति उन्हीं की परमिशन से लगी कि नहीं? अब गाली किसके परमिशन से दी जा रही है अमिताभ जी? भाई सब गाली इंडिविजुअल आदमी दे रहा है, लेकिन मूर्ति इंडिविजुअल नहीं लगा सकता ना। गाली इंडिविजुअल आदमी दे रहा है तो जेल में क्यों नहीं है? ये पुलिस से पूछो। मैं कह रहा हूं मेला प्रशासन की अनुमति के बिना मूर्ति नहीं लग सकती। अगर अनुमति मिली तो इसका मतलब कुछ अंदर खाने चल रहा है क्या? ये अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से बाकी लोगों ने वहां पे जमीनें नियम कानून और मेला प्रशासन जो भी नियम कानून होता है उसका फॉलो करके लिया, उसी तरह हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी नियम कानून के तहत वहां पे जमीन और उसका परमिशन लिया। इसमें किसी का एहसान थोड़ी है। ठीक, इसका मतलब नियम कानून का, ठीक अशोक भाई, इसका मतलब ये बात समाजवादी पार्टी मान रही है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि कुंभ में नियम कायदा से सब काम हुआ। कम से कम ये तो बात आई अब सामने कि पक्षपात नहीं हुआ। आपने कहा तो हमने कहा किसी का एहसान नहीं है। अरे मान लो कई बार सही बात को हाँ तारीफ भी करते तो कोई पुलिस पकड़ लेगी। कोई दुश्मनी तो है नहीं कि हम पाकिस्तान है, भारत में गोली चलाएंगे। अरे महाराज, कभी कभी वो कर देना चाहिए। पार्टी में कोई पूछे तो कह दो हाँ ठीक बात, इसमें कैसे झूठ बोल दो। नहीं, इतना नहीं। प्रशांत पटेल जी नावेश्य को कह रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी मूर्ति लगी, फिर मूर्ति पर माल्यार्पण हो रहा है, सब कार्यक्रम हो रहा है, सब व्यवस्थित हो रहा है। बाकी मूर्तियां वहां रामानंदाचार्य की लगी, माधवाचार्य की लगी, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की लगी। भारत के जो धार्मिक नक्षत्र मंडल हैं उनकी मूर्तियां हैं कुंभ में, आश्रमों के बाहर, आश्रमों के भीतर। वन एंड ओनली मूर्ति है किसी राजनेता की। और इसका भाई उसको मेला जो प्रशासन समिति है उसने उसकी अनुमति दी होगी, इसलिए वो नावेश्य को मजा ले रहे हैं। वो करे मामला कुछ है अंदर अंदर। शासन द्वारा तो वहां पे जमीन अलॉट की जाती है, मूर्ति संभवतः बाद में लगी होगी। और जब तक अगर कोई वहां कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है तो मेला प्रशासन ने भी कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया होगा। मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है कि मूर्ति लगाने से। मेरा प्रश्न है कि जब आप कहते हैं कुंभ मेला में सरकार वहां कैबिनेट करके राजनीति कर रही है, तो फिर वही प्रश्न फिर आपके ऊपर होता है ना, काउंटर क्वेश्चन होता है कि आप एक उंगली आप हमारी तरफ उठाते, 4 उंगली आपकी तरफ उठती। उस प्रश्न के जवाब में मैंने ये कहा है कि भाई जब आप राजनीति की बात करते फिर राजनीतिक दल की आप मूर्ति क्यों लगाएं? आप कह रहे हैं कि फॉलोवर हैं, सारी दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक जगह तो है नहीं। आप स्वयं कह रहे हैं, फिर जब राजनीतिक जगह की मूर्ति क्यों है, क्यों लगी क्यों नहीं लगी, वो तो प्रशासन बताएगा, वो कराएगा। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक कोई कानून व्यवस्था का विषय नहीं आता, लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, माल्यार्पण करें, फूल चढ़ाएं, उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है कि भाई आप ढोंग करते हैं उनके सम्मान का, जीते जी आप सम्मान नहीं करते। जब वो स्वर्गवासी हो गए तब आप सम्मान का ढोंग कर रहे हैं। जीते जी लगातार उनको अपमानित किए, पार्टी छीन लिए, उनको मंच पे धक्का दिए, उनके परिवार के लोगों को पार्टी से बाहर निकलने को मजबूर कर दिए, चाचा जी को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिए। आज कह रहे हैं बहुत सम्मान कर रहे हैं। आडवाणी जी की हालत देख लो आप। आडवाणी जी की जीते जी सम्मान करिए और लगातार यहाँ झूठ बोल रहे हैं। कई 100 लोटा में बांटे मरने के बाद, अटल जी को कई 100 लोटा में बांटे मरने के बाद, यही उनके प्रति श्रद्धा थी। तो इस तरह की बात लोटे में तो किया जाता है। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, नेहरू जी की राजू दास की भाषा मत इस्तेमाल टीवी मत किया करिए। अटल गांधी जी की सुन लीजिए, इस तरह की चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल मत किया करिए टीवी चैनल पे। हम लोग मजबूरी में बोलते हैं। हजारों लोटे में आती हैं क्या? 80 सैकड़ों लोटे में आती हैं। अटल जी की अस्थियां सैकड़ों लोटों में आती हैं। अरे अस्थियों लोग कहते हैं कहीं तो राजनीति छोड़ दो, लेकिन अटल जी के मरने के बाद उनकी अस्थियों तक में आप लोगों ने राजनीति किया और आप कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं। गजब। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है, ठीक है। अरे भाई शांति शांति शांति। हम 1000 बनाएंगे भाई, ठीक, हम 1000 बनाएंगे, हमारी इच्छा है। नहीं तब क्यों कर राजनीति नहीं? एक बनाया भाई, रुक जाओ, एक दोनों को रोकूंगा, प्रशांत को भी, अशोक जी को भी। अशोक जी, इसमें आपको आपत्ति करने का अधिकार हासिल नहीं कि उनके नेता के अस्थियां देश में कहां कहां प्रवाहित की जाएं। जवाहरलाल जी अपनी वसीयत लिख के गए थे, कहां कहां प्रवाहित की जाए, इसमें भी आप दखल दोगे क्या?
आप मुलायम सिंह जी का स्मारक कहां बनाओ ये भाजपा बता रही, नहीं दखल दे सकती, नहीं ना, इसलिए ये बात नहीं कही है ना, ये तर्क ठीक नहीं। तर्क लाओ, मजबूत लाओ, जिसमें औचित्य हो। मुझे लगता है कि जब आप ये कहते हो कि कुंभ में सरकार क्यों, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं इस बात से बड़ा क्षुब्ध हूं कि विपक्षी लोग, हर दूसरा बड़ा विपक्षी नेता ये जरूर बोलता है कुंभ कोई पहली बार हो रहा है। किस कमजर्फ ने कहा कि कुंभ पहली बार हो रहा है? आज तक वो बता नहीं रहा कोई। क्या किसी मूर्ख ने ऐसा बोला कुंभ पहली बार हो रहा है? जब नहीं बोला तो अशोक जी आप ये बार बार क्यों कहते हो कुंभ पहली बार हो रहा है? क्या किसी ने बोला कि हम पहली बार कर रहे हैं? नहीं। तो जो बात हुई नहीं उस पर काउंटर क्यों कर रहे हैं आप? मन में कहीं कुछ संशय है क्या? कोई नुकसान की आहट है क्या? अन्यथा ये तो किसी ने दावा ही नहीं किया। ना कोई ये कह सकता ये कुंभ मेरा है, ना कोई ये कह सकता कि मैं कुंभ का प्रणेता हूं, मैंने कुंभ शुरू किया, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। 2500 वर्ष का तो प्रमाण है कुंभ का। तब तो ना लेफ्ट वाले थे ना राइट वाले थे। इस क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? डिंपल जी को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी हर साल कुंभ होता है। हर साल नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी वो कह रही थी कोई स्पेशल कुंभ है क्या? किसी ने कहा क्या स्पेशल नहीं? और ये स्पेशल कुंभ है ये सरकार ने तो घोषणा की नहीं। ये नक्षत्रों को जानने वाले जो भारत की मनीषा है वो बताती है कि नक्षत्र मंडल कब कहां कैसे बैठे हैं, ग्रह गोचर, उससे उस पर्व का महत्व तय होता है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति कब आई थी। तो पता लगा 144 साल पहले आई थी। आजाद भारत ने ग्रहों की ऐसी स्थिति में कुंभ नहीं देखा। इसमें क्या नुकसान, इसमें क्या समस्या है? इसमें चिढ़ क्यों जाते हो? मेरी आपत्ति है मुंह क्यों बन जाता है? जो लोग बोलते नहीं भी हैं उनका भी मुंह बन जाता है। अगर उनसे पूछोगे 144 साल बाद कुंभ आया तो मान लो वो ना बोले लेकिन मुंह ऐसा हो जाएगा, तो क्या करें कुंभ आया। क्यों आपको कष्ट क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है, सुख की बात है। जो जा रहे हैं वो धन्य है, जो नहीं जा पा रहे वो दृष्टि से देखकर पुण्य अर्जित कर रहे। वो भाव क्यों नहीं? हर वक्त लाठी लेके क्यों? जब भारत आजाद हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर ये क्यों लिखवाया गया धर्म चक्र प्रवर्तन आए? और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नीति वाक्य है, जो लोगो है, जो सूत्र वाक्य है, वो क्या है? यतस् धर्मो ततस् जयो, जहां धर्म वहां जय। उसकी भी तख्ती उखाड़ने जाओगे क्या? उसकी भी तख्ती उखाड़ने जाओगे? बोले धर्म तुरंत उखाड़ो, प्लास लाओ। भारत के तमाम राष्ट्रीय संस्थानों के सूत्र वाक्य, नीति वाक्य धर्म पर ही आधारित है मित्र, धर्म पर ही आधारित है। धर्म से चिढ़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये जान लीजिए। और जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको तो विशेष सजग रहना चाहिए। मैं दिल खोल के कह रहा हूं, धर्म से जुड़े विषय पर आपका चेहरा अगर बन जाएगा खिन्नता वाला, चिढ़ वाला, तो आप नुकसान उठाएंगे। ये ध्यान रखिए। कुंभ किसी का नहीं है, लेकिन अगर आप कुंभ को लेके अच्छी बात नहीं बोल सकते तो फिर तो वो लोग जज करते हैं ना कि अगर कुंभ आपका भी होता तो आपने कोई तो अच्छी बात कही होती कुंभ को लेके, नहीं ना। 10 दिन हो गए कुंभ को, आपने एक अच्छी पिक्चर शेयर की होती, एक अच्छा भाव लिखा होता, भाषण में बोले होते कि मेरा मन तृप्त हो गया, मैंने देखा त्रिवेणी को, नहीं ना। कुत्ता नहीं, कुत्ता क्यों अंदर है, काली बिल्ली क्यों अंदर आ गई, खंबा क्यों गिर गया है, ये सब फोटो आप डाल रहे हो झापा झाप क्या? लेकिन इससे आप खुश नहीं हो रहे कि भारत की महान परंपरा है जिस पर विश्व मोहित है, यही लिख देते तो भी मैं नमस्ते करता, चलो भाई क्या बात कही। और सबसे बड़ी बात, चेहरे पर चिढ़ नहीं दिखनी चाहिए। अंदर हो भी तो कम से कम चेहरे में तो ना दिखे। सियासत का ये तो पहला उसूल है। नावेद गलत तो ना कहा भैया? टीवी सब देख रहे हैं कि भैया कुंभ की बात करने पर किसका चेहरा कैसे बन रहा है, और आपका फेस एक्सप्रेशन जनता के मन में एक धारणा पैदा करता है आपके बारे में। इसका ख्याल रखिए। धन्यवाद।